हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज। या टू करेक्ट माई सेल्फ, इस समय हम खत्म करने वाले हैं क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज। और मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता रही होगी कि मैं इतना खुश क्यों हूं, क्योंकि हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए इस पूरे टेक्स्ट बुक की, मतलब 14.4 पे, जहां पे हम कुछ चंद सवालों को सॉल्व करेंगे और हमारी टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगी और हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के साथ। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज पे जिसमें हम फोकस करेंगे 4 या 5 मार्क के क्वेश्चंस पे एग्जाम में जो आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एंड स्कोरिंग होते हैं, बिकॉज चैप्टर ही स्कोरिंग है। द ओनली थिंग इज आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और बेसिक्स करेक्ट होने चाहिए। और इस पूरे वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कहां कहां हमारे मार्क्स कट सकते हैं, वो आधा मार्क है 1 मार्क जो अक्सर कट जाता है और आप हमेशा इस बालक की तरह सर खुजाते हैं कि कहां गया मेरा वो 1 मार्क या आधा मार्क, वरना तो मेरे 100 में से 100 आ जाते। तो कई बार वो आधा 1 मार्क इन्हीं चैप्टर्स में कट जाता है और हम वही ध्यान रखेंगे इस बार कि एकदम नीटनेस के साथ और एकदम सही कॉन्सेप्ट के साथ हम सारी चीजों को समझे। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और इन सर खुजाते हुए बालक को भेज दूंगा पढ़ने के लिए। तो चलिए आप जाइए ताकि हम लोग भी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो भाई साहब। बाय बाय। हमारा पेन चल रहा है तो इनको करते हैं बाय बाय और हम क्वेश्चंस को करते हैं वेलकम। पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एक सैंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व करना है और ड्रॉ करना है क्या, एक हिस्टोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। तो यहां पे क्या दे रहा है, दे द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, ऑफ क्लास 8। तो क्लास 8 के कुछ विद्यार्थियों का यहां डेटा दिया गया है आपको और आपको बताना है, ड्रॉ करना है इसका हिस्टोग्राम। अब जब आप ध्यान से इस टेबल को देखते हैं तो आप यहां देखते हैं कि विड्थ कितनी है, 50, यहां विड्थ हो गई है 100, यहां विड्थ हो गई है आप कितनी 200 एंड यहां विड्थ हो गई है 300। सो इन दिस केस व्हेन द विड्थ इज नॉट कंसिस्टेंट, मतलब विड्थ एक जैसी नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाती है और हिस्टोग्राम बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो हिस्टोग्राम बनाने से पहले आपको इस डेटा को थोड़ा सा सिमिलर विड्थ का करना पड़ेगा एंड उसके लिए हम यूज करेंगे ये टेबल, ठीक है। तो ये मैंने पहले से टेबल बना के रखा है, बस में डेटा फिल करना है। तो हमारा पहला कॉलम होगा मार्क्स का, ठीक है, वो मैं लिख लेता हूं कि 100 से 150, 150 से 200, देन 200 से 300, ठीक है, 300 से 500 एंड 500 से 800। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके फ्रीक्वेंसी को एक बार देख लेता हूं, मेरे नंबर्स क्या हैं। तो मेरे नंबर्स थे 60, 100, 100, 80, 180। तो 60, 100, 100, 80 और 180 ये मेरे नंबर्स थे, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये डेटा ऐसा होता कि सारे गैप, सारे विड्थ सेम होते तो हम क्या करते? तो हम सर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हिस्टोग्राम बना देते, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम है विड्थ इज नॉट कंसिस्टेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि हमें विड्थ के साथ ही डील करना है। तो हम यहां विड्थ पे जरा ध्यान देंगे। तो पहले वाले में विड्थ है 50, दूसरे वाले में 50, तीसरे वाले में 100, 200 एंड 300। अब समस्या ये आ जाती है कि जब विड्थ कंसिस्टेंट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। तो इस केस में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और आपको ड्रॉ करनी पड़ती है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या बनानी पड़ती है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपका जो डेटा कलेक्टेड है वो कंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस विड्थ। तो अब आपकी विड्थ होनी कितनी चाहिए थी? सर कंसिस्टेंटली सब में 50 होनी चाहिए थी, ठीक है, परंतु है कितनी? 100, 200, 300 अलग अलग वैल्यूज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब हमें कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको आप एडजस्ट करेंगे। किससे? उसको आप एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि जितनी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए 50 डिवाइडेड बाय जितनी फ्रीक्वेंसी है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 60 रहेगा बिकॉज 50 50 कैंसिल, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट था 100, तो 100 इंटू अगेन 50 अपॉन 50 इक्वल्स टू कितना 100। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी 100 है पर होनी कितनी चाहिए थी, विड्थ 50 है कितनी 100, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 50 और 100 कैंसिल होके हो जाएगा 1/2, और वो 2 जब इस 100 को कैंसिल करेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 50। नेक्स्ट आपकी फ्रीक्वेंसी है 80, होनी कितनी चाहिए थी, विड्थ 50 है कितनी 200, कैंसिल करोगे 1/4 आएगा, 4 और 80 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, लास्ट वन, तो 180 इंटू 50 अपॉन 300 शुड बी कितना, शुड बी इक्वल टू, कैंसिल करोगे आप तो 50 हो जाएगा 6, तो यहां पे आएगा कितना 6 3 18, तो 30 आना चाहिए। मतलब यदि यहां पे आप 500 से लेकर 800 तक को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते तो हर एक की कितनी फ्रीक्वेंसी आती, 30 आती। तो अगर आप इसको नॉर्मली बनाते तो लोग क्या सोचते एक बार में देखने में कि अरे वाह, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के एक्स की फ्रीक्वेंसी 180 है, ये सबसे ज्यादा है, परंतु उनको यह भी बताना पड़ता है कि इसकी विड्थ भी ज्यादा है। तो इन दैट केस थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता। इसीलिए जब हम इस टेबल को जब हम इस हिस्टोग्राम को बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको यहां पे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि मैं इसको क्लियर करने वाला हूं एंड नेक्स्ट में हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो एक बार देख लीजिए क्लियर करके कैसा होगा, सॉल्व हो रहा है सबसे, ये वैल्यूज आ रही हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यदि हां तो इसके बाद मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं आगे, और हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा हल्के हाथ का बनाया ताकि मैं आपके साथ ड्रॉ कर सकूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक अच्छा सा नीट ग्राफ पेपर लेंगे, उसके बाद एक पॉइंट चूज करेंगे जहां आपका ओरिजिन स्टार्ट होगा, तो वहां से बनेगी एक वाई एक्सिस और बनेगी एक एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से। वाई एक्सिस पे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी सारी 10 से डिविजिबल हैं, जो आपकी एडजस्टेड वाली आई वो भी 50 100 50 आई थिंक 20 एंड 30 आई थी, तो ये सारी किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कहां से होगी, 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 तक, इतना हमें करना है। आप चाहे तो 100 से थोड़ा ऊपर जाके y को लिख सकते हैं ताकि आपको कंजस्टेड ना लगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको आना है कहां पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपने स्टार्ट कहां से किया है, सर हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा था वो 100 से हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, अब 100 से 50 ज्यादा दूर नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 50 जिसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे जब हम ड्रॉ करेंगे तब भी, फिर आएगा 100 150 200 250 300 350 400 450 500, ऐसे करते करते हम कहां तक लेके जाएंगे इस पूरे सिलसिले को, 800 तक, एंड 800 से थोड़ा सा आगे हम अपने x को बैठाएंगे ताकि हम बता सके हमारे एग्जामिनर को कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्या इतना समझ में आ गया, ये हमने कर ली तैयारी। एक बार फिर से हमने क्या किया, एक पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से वाई एक्सिस बनाई और एक्स एक्सिस बनाई, उस पे हमने हमारे डेटा के हिसाब से चीजों को मार्क किया। अगर जो वहां पे फ्रीक्वेंसीज होती 5 से डिविजिबल तो मैं शायद यहां पे 0 5 10 15 20 करता, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, ये हर बार फिक्स नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा आप अपने हिसाब से बनाते हैं। अब पहला क्या था, 50 से 100 फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एडजस्ट करने के बाद भी आई थिंक 50 या 60 थी, तो जितनी भी थी उसको आपने बनाया 100 से लेकर वहां तक और एक आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब नेक्स्ट थी 100, उस केस में क्या होगा, आप 150 से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए 100 तक ले जाएंगे एंड खत्म करेंगे 200 पे। थर्ड जो थी हमारी वो थी 200 से 300। ठीक है, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100 थी लेकिन हमने एडजस्ट करके उसको 50 पे लाया था, तो वो कहां पे आएगा, तो 200 से 300 आएगा कहां पे, इधर पे जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, 50।
सर यदि ऐसा ना करे तो मैं आपको दो चीज बताता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल, दूसरी रियल लाइफ में क्या हो जा सकता है। अगर आपने 200 से 300 में 100 बना दिया तो आपकी बिल्डिंग कुछ यूं बनेगी, ठीक है। अब प्रथम दृश्य जो भी व्यक्ति होगा, ठीक है, वो ये भी समझ सकता है कि 200 से 250 में 100 लोग हैं और 250 से 300 में 100 लोग हैं, लेकिन आपने बीच में लाइन नहीं खींची क्योंकि सेम नंबर्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इंसान क्या मानेगा कि यहां पे कितने लोग हैं, 100 वो और 100 अगले वाले, क्योंकि 50-50 का गैप चल रहा था, तो यहां पे भी वही गैप चलेगा, तो कितने हो जाएंगे, 200 लोग होने चाहिए। परंतु हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 100 थी। अब जब आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसका एक रेक्टेंगल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी दर्शाता है, रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली। तो अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चलनी चाहिए। अब पहले वाले में देखो नीचे कितना है डायमेंशन, 1 यूनिट है, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स क्या होता है 1 यूनिट। लंबाई कितनी है 50-60 जो भी है, तो कितना हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई कीजिए, 50 इंटू 1 वुड बी 50। सेकंड वाले में नीचे कितना है 1, फ्रीक्वेंसी बड़ा कितना है, लंबाई कितनी है 100, तो 100 इंटू 1 वुड बी 100। अब इसमें आ जाइए, इस केस में आपको जितना एरिया होगा कॉन्सेप्ट वाइज, जितना एरिया होगा उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो एरिया कैसे निकालेंगे सर, नीचे की विड्थ हो गई 2, लंबाई हो गई 50, तो विड्थ तो हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 100 और फ्रीक्वेंसी है भी 100। तो यहां पे हमने इसको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके हमारा एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, उसको भी सही साबित किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे आप बनाएंगे 300 से लेकर 500 तक हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी केवल 20, तो हमने यहां 20 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। लास्ट आया था 500 से 800, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आई थी कितनी एडजस्टेड वाली 30, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर 30, मतलब 500 से 800 में कितना होगा 30 होगा। आप चाहे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के देख सकते हैं, जितना रेक्टेंगल का एरिया आएगा उतना ही फ्रीक्वेंसी आएगा किसका, 500 से लेकर 800 तक का। रेक्टेंगल का एरिया निकालने की विधि, ये डायमेंशन निकालो कितना होगा, इसके बाद ये डायमेंशन निकालो कितना होगा, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो तो L इंटू बी के तहत आपको एरिया मिल जाएगा। और यदि वो फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा है या नहीं ये आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में, ठीक है। चलिए स्क्रीन को हम कर रहे हैं साफ, उम्मीद है आपको एक ग्राफ समझ आया होगा। इसको नीटली ड्रॉ करें, क्योंकि अक्सर इंसान एग्जाम में अगर कहीं मार्क्स खोता है, आधा या 1 मार्क, तो नीटनेस के नाम पे टीचर हाफ मार्क काट लेता है, क्योंकि बच्चा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा है। एंड चाहे मैथ्स हो, लेकिन नीटनेस हर जगह कायम रहनी चाहिए, स्वच्छता हमेशा रहनी चाहिए, वो आपके डेटा को या आपके मेहनत को ज्यादा अच्छे से निखारता है। तो एक बार में बनाइए, पहले से सब कैलकुलेशन करके रखिए, साइड में लिख के रखिए, ताकि आपकी गलती ना हो। बार बार इरेजर यूज करने से भी आपका इमेज थोड़ा सा गंदा हो जाता है, इमेज मतलब वो जो आपने ग्राफ बनाया है वो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि फिर से एक सैंपल क्वेश्चन है। अब सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं, 2 सेक्शन है क्लास 9th के, ठीक है, एंड हैविंग 30 स्टूडेंट्स ईच, तो दोनों क्लास में मिला के 30 विद्यार्थी हैं। अपीयर्ड फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है, एक एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स ओलंपियाड का, उसमें ये लोग ने इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड उनके मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है, जिसमें आपकी क्लासेस क्या होंगी ये ध्यान रखना, 0 से 9, 10 से 19, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। एंड हु स्कोर्ड, हाउ मेनी स्कोर्ड 49 मार्क्स, मोर देन 49 मार्क्स, ये आपको बताना, मतलब कितने बच्चों के 49 से ज्यादा नंबर है ये आपको बताना है। मान लीजिए कि 49 होगा उनका पासिंग या कट ऑफ मार्क्स, की इससे ऊपर जितने बच्चों के होंगे उन सबको नेक्स्ट लेवल में भेजेंगे, तो उन्हें वो पता करना होगा, एंड साथ में परफॉर्मेंस भी एनालिसिस हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अगले स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं ताकि आपको टेबल में बना के बता सकूं, और मैं सेम डेटा वहां कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के से मैंने डेटा कॉपी कर लिया है, मतलब जो वैल्यूज है हमारे जो मार्क्स है उनको लिख लिया है, और एक यहाँ पे टेबल हमने पहले से बना के रखा है ताकि नीटली हम अपना काम कर पाए। तो हमारी क्लासेस क्या थी, तो 0 से 9 थी, क्योंकि हमारे सवाल में लिखा हुआ था कि आपको क्लासेस यही यूज करनी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक जाके दिखाऊं तो देखिए यहां लिखा हुआ है क्लासेस क्या होंगे, 0 से 9, 10 से 19, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्लासेस क्या है, 0 से 9 और 10 से 19।
कृपया यदि सवाल में गिवन हो तो उस चीज से छेड़खानी ना करें, अन्यथा आपके मार्क्स बिल्कुल कट जाएंगे। तो 19 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 एंड लास्ट एक 80 से 89, और इसके बाद भी अगर आपको करना है तो लास्ट क्या होगा, 90 से 99। सर यदि किसी के 100 मार्क्स होंगे तो शायद तक, जहां तक मुझे दिख रहा नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 0 से 9 से, तो हम लोग मार्क करना स्टार्ट करते हैं 46, 31, 74। देखिए 46, 31, 74 ये तीन हो गए। नेक्स्ट 68, 42, 54, तो 68 नेक्स्ट 42 कहां आएगा, इधर, 54 कहां आएगा, इधर। चलिए 14, 61, 83, तो 14, 61 आएगा इधर और 83 आएगा इधर, ठीक है। 48, 37, 26, तो 48, 37, 26, 8, 64, 57, 8, 64, 57। ऐसा कोई रूल नहीं कि एक बार में 3 वैल्यूज को पकड़ना है, आपकी मर्जी है। यदि आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 भी पकड़ के चलिए, बस गलती मत कीजिएगा। चलिए 93, 72, मैं 2 कर लेता हूं आपकी बार, 93, 72। चलिए 53 से 59, तो 53, 59 भी इसी में होगा, बिकॉज ये कंटिन्यूस नहीं है तो अपर लिमिट भी काउंट होगी। यदि कंटिन्यूस होता तो हम अपर लिमिट को नहीं काउंट करते। 38, 16, तो 38, 16, 88, 75, तो 88 यहां आएगा, 75 यहां आएगा। 56, 46, 56 आएगा इधर, तो ये हो गए 5 एंड 46 आएगा इधर। 66, 45, 66 इधर आएगा, 45 इधर आना चाहिए। 61, 54, 61 मतलब ये 5, 54 मतलब एक छठवा आ गया यहाँ पे, ठीक है। 27, 27 2 बार, तो 27, 27 2 बार आ गया यहाँ पे। 44, 63 होना चाहिए। 44 कहां पे होगा बताएंगे आप मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सही जगह पे आप इशारा कर रहे हैं। तो 44 एंड 63 था हमारे पास, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। 58, 43, 58 एंड 43 बिल्कुल ठीक। 81, 64, तो 81 एंड 64। 67, 36, 67, 36 कहां पे है? यहां पे आएगा। चलिए 49, 50, तो 49 तो इधर आएगा, लेकिन 50 नेक्स्ट वाले में आएगा, ये ध्यान रखना, आजू बाजू के नंबर्स हैं। 76, 38, तो 76 शुड बी हेयर एंड 38 यहां पे आना चाहिए। 47, 55, तो 47 इधर, 55 इधर। 77, 62, 77 शुड बी हेयर एंड 62 यहां पे आना चाहिए। 53, 40, 53 कहां पे होगा? इधर। 40 कहां पे होगा? बिल्कुल लोअर लिमिट काउंट होगी यहां पे, तो इधर काउंट होगा। 71, 60, 71 आएगा इधर और 60 आएगा इधर लोअर लिमिट में, ठीक है। चलिए 58, 45, तो 58 किधर पे आएगा? इधर, और 45 था तो वो 49 से कम है इसलिए वहां पे आएगा। 42, 34, 42 इधर, 34 इधर। 46, 40, 46 इधर, 40 भी इधर। 59, 42, तो 59 आएगा इधर। 59 देखो लास्ट नंबर, लेकिन इसलिए इसी में आएगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। 42 ये ध्यान रखना, तो 42 भी इधर एंड लास्ट में 29 ऊपर आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करें, एक बार मैच कर लेते हैं। हमारे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 1, 2, 4, 6, 15, देन यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। टोटल कितने बच्चे हैं? 2 सेक्शन के 30 बच्चे थे, तो हमारे हिसाब से कितने होने चाहिए? 60 बच्चे होने चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 2 और 1 3, 6 और 4 10, 15 और ये हो गए 27, ठीक है। ये 10, ये 6 और 3 9 और एक 10 यहां पे हो गया और एक 10 यहां पे। तो मैंने कुछ वैल्यूज को ऐड करके अप्रोक्सीमेटली निकाल लिया। 27 और 3 हो जाएगा 30, उसके बाद 10 40, 10 50, 10 60, तो 60 हमारा भी टोटल आ रहा है। मतलब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को ऐड अप कर लिया, मतलब सारी वैल्यूज को शो कर लिया है हमारे टेबल में।
थोड़ा सा यहाँ नीटनेस का ध्यान रखेंगे वाइल ड्रॉइंग टेलीमार्क्स, ठीक है। कोशिश करें कि आप अच्छे से बनाएं, गंदगी ना करें, और एक बार चेक कर लें कि आपका टोटल 60 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब जो दूसरा पार्ट था हमारे सवाल का, वो कह रहा था कि 49 से ज्यादा लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो ये रहा 49, इससे ज्यादा मोर देन 49, तो मतलब इससे ऊपर की सारी वैल्यूज हम काउंट करेंगे, विच इज हम काउंट करेंगे कि 50 से 59 में कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। फिर 10 बच्चे हैं 60 से 69 में। सिमिलरली 6, 3 और 1, जब आप जोड़ेंगे इनको तो ये 10 और ये 3 भी 10, तो ये हो जाएगा 20, 20 और 12 हो जाएगा कितना, 32 होना चाहिए वे विद्यार्थी जिनके मार्क्स 49 से ज्यादा आए हैं। कितने बच्चे, 49 बच्चे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, हमने टेबल बनाया, फिर 49 वाली वैल्यू से अपर वैल्यू हमें चाहिए थी, तो वो सारी ऐड कर ली। उसने बोला मोर देन 49, तो हम 49 को काउंट नहीं करेंगे। यदि वो बोलता कि 49 एंड अबव, तब हम क्या करते, तो इन सबको ऐड करते, प्लस हमारे गिवन डेटा में ढूंढते कि 49 कितनी बार आ रहा है, तो उसको भी ऐड कर देते। तो कई बार ऐसे सवाल भी आ सकता है, आप ध्यान रखें इस चीज का। मैं कर रहा हूं यहां पे स्क्रीन को क्लियर, एंड हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे सवाल में पूछा गया था, जी हाँ, मोर देन 49, तो हमने कितने बच्चे निकाले, ऐसे 32 बच्चे निकाले। पर उसके पहले क्या किया हमने, उसके पहले हमने डेटा को ड्रॉ करके फिनिश भी किया है, हम ये बात भूलना नहीं हमें। तो स्क्रीन हो रही यहां पे क्लियर। ये था हमारा टेबल जो हमने ड्रॉ किया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो। एंड इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का माय डियर स्टूडेंट्स, कहना क्या चाह रहा है सवाल में कि आपको मार्क्स दिए आउट ऑफ 100 कितने बच्चों के, कुछ बच्चों के मार्क्स दिए जो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं, 60 बच्चे, तो 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे। एक मिनट, कैन आई चेंज द पेन ऑफ माई कलर ऑफ माई पेन, सॉरी। तो 60 बच्चे हैं यहाँ पे जिनका पेन ऑफ द कलर, मतलब 60 बच्चे जिनके मार्क्स दिए आपको आउट ऑफ 100। अब आपको बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से, 0 to 9। अब इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ होमवर्क मैं करके आया हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। तो होमवर्क मैंने ये किया है कि टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है, वैल्यूज मैंने लिख दी है, बस अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है। हमारा क्लास हम डिसाइड कैसे करेंगे, हमें मेहनत ही नहीं करनी है, सवाल में गिवन है आपको कहां से स्टार्ट करना है, 0 से 9। तो नेक्स्ट क्या होगा, 10 से 19। कंटिन्यूस नहीं रखना है, वो देने का मतलब यही था। नेक्स्ट क्या होगा, 20 से 29। नेक्स्ट क्या होगा, 30 से 39। कंटिन्यूस नहीं रखेंगे इसको। 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, ऐसे करके हम सारी क्लास को डिवाइड करेंगे। 80 से 89 एंड लास्ट वुड बी 90 से 99। चलिए, ये हो गई हमारी क्लासेस डिवाइड, और साथ में हमने ये तय कर लिया है कि हम कोई भी वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे, अपर और लोअर लिमिट दोनों काउंट होंगी। अब ये हैं बच्चों के मार्क्स, क्या करेंगे, 2-2 मार्क्स उठाओ, मार्क करते जाओ। 16 एंड 13 कहां आएगा, इधर पे। 5 एंड 80 कहां आएगा, एक इधर, 80 नीचे। 86 और 7 कहां, 7 इधर और 86 इधर पे। चलिए 51, 48, 51 आएगा इधर, 48 आएगा इधर। 24, 56, 24 कहां आएगा, 20 से 29 के बीच में। 56 कहां आएगा, इधर आना चाहिए। 70 एंड 19, तो 70 आएगा इधर, 19 आएगा इधर पे, बिकॉज हम देखो 17 था लोअर लिमिट काउंट किया, 19 था अपर लिमिट काउंट किया, दोनों काउंट करने हैं, ठीक है। चलिए, और क्या होगा, 61 एंड 17, 61 एंड 17 इधर पे आना चाहिए। 16, 36, तो 16 आएगा इधर, तो हो गए 5, और 36 आएगा इधर। चलो इसका भी खाता खुल गया, पहले ब्लैंक था। 34, 42, तो 34 आ गया एक और, 42 आ गया इधर, ठीक है। 34, 35 एक साथ, दो नंबर्स एक ही ब्रैकेट में। 72, 55, तो 72 आएगा इधर, 55 आएगा इधर, ठीक है। एंड तंबोला नहीं खेलना है यहाँ पे कि आराम से नंबर एक एक मार्क करना है, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, फटाफट करते जाना है ताकि हम इजीली हमारे पेपर में जो टफ क्वेश्चन है उन पे समय बिता पाए, ठीक है। 75, 31, 75 इधर, 31 इधर। चलिए 52, 28, 52 शुड बी हेयर एंड 28 कहां आएगा, इधर पे आएगा। 72, 97, 72 आएगा इधर, 97 आएगा नीचे, पहला नंबर है जो 90 से ऊपर है। 74, 45, 74 कहां पे आएगा इधर, 45 कहां पे आएगा
इधर पे 62 68 आजू बाजू में एक ही ब्रैकेट में आएंगे। 86 35 तो 86 आएगा इधर और 35 आएगा इन दिस ब्रैकेट, ठीक है। 85 36 तो 85 शुड बी हियर एंड 36 कहां आएगा 30 से 39 में। 81 75 81 in this bracket 75 in the upper bracket। 55 26 55 आएगा इधर 26 आएगा इधर। 95 31 90 में एक और वैल्यू 31 शुड बी हेयर, ठीक है। चलिए 7 and 78 तो 7 आएगा ऊपर सिंगल डिजिट, 78 इधर पे। 92 and 62 तो 92 इधर आएगा नीचे, 62 आएगा 60s की लाइन में जो कि मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। 52 56 आजू बाजू में, 52 56 एक ही ब्रैकेट में आएंगे। 15 63 15 आएगा इधर, 63 आएगा नीचे इधर। 25 36 25 इधर, 36 शुड बी हेयर। चलिए 54 44 54 एंड 44 54 कहां आएगा इस ब्रैकेट में, 44 एक ऊपर वाली ब्रैकेट में। 47 27 तो 47 इधर, 27 इधर पे आएगा, ठीक है। 72 17 72 17 आना चाहिए इधर एंड 4 30 तो 4 आएगा अपर वैल्यू, 30 शुड बी इधर पे, ठीक है। अगेन लोअर लिमिट है, हमने काउंट किया, अपर लिमिट होती तो भी हम काउंट करते, कोई समस्या नहीं आती। तो 4 7 5 10 है हमारी अब तक की फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। देन अगेन 5, देन अगेन 8, देन अगेन 5, देन उसके बाद 8 फिर से, फिर 5 और लास्ट में आएगा 3। टोटल कितने बच्चे थे वो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बैक जाके देख लेता हूं कि टोटल कितने बच्चे थे। तो पहले उसके लिए ये एरिया हम क्लीन कर देते हैं कि हमने सारे नंबर्स को ले लिया है, ठीक है। चलिए एक बार हम जाके बैक देखेंगे हमारे टोटल बच्चे कितने थे सवाल के हिसाब से। 60 स्टूडेंट से एक बार चेक कर लेते हैं हम क्या एग्जैक्टली 60 आ रहा है हमारा एडिशन करने पे। तो 7 + 4 इज 11, ठीक है। दिस 5 + 5 + 10 वुड बी कितना 20 यहां पे हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये 8 + 5 वुड बी 13, ये भी 8 + 5 13 और ये लास्ट में 3 भी अगर मैं इसमें जोड़ लूं तो ये हो जाएगा 16। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं तो 13 16 20 एंड 11। देखो 60 आ रहा है क्या, 3 और 6 9 1 10 2 1 2 3 2 3 4 5 6, ये 60 आ रहा है। तो इन दिस केस हमारा 60 आ रहा है एडिशन करने पे, मतलब हमने मोस्ट प्रोबेबली सारी वैल्यूज को या गारंटीड सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर लिया और मोस्ट प्रोबेबली सही जगह पे किया होगा। तो इस तरह से हमारा टेबल बनेगा। हाँ, एग्जाम में आपको ऐसे ऐड करके नहीं लिखना है, ऐसे दिखाना नहीं है, ये सब मैंने किया ताकि मैं कैलकुलेशंस कर सकूं। आप चाहें तो नीचे एक ऐड कर सकते हैं कि टोटल आ रहा है 60, ताकि आपके टीचर को यकीन हो जाए कि आपने सारी वैल्यूज इंक्लूड कर दी है, ठीक है। अब एक चीज और, जो आपके टीचर्स होते हैं वो अक्सर जो हैबिट होती है टीचर्स की चेक करने की, वो क्या करते हैं उनके पास सॉल्यूशन बना होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि सॉल्यूशन बना होता है तो वो चेक कैसे करते हैं कि हाँ 4 7 5 10 5 8 5 8 5 3, ठीक है, मतलब बच्चे ने पूरा बनाया। तो ध्यान से टेलीमार्क्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, गलती ना करें। 7 को अगर आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, टीचर शायद इतने ध्यान से ना देखे और आपके मार्क्स कट कर दे, ठीक है। नॉट एवरी टीचर बट काफी टीचर ऐसा ही करते हैं कि फ्रीक्वेंसी से टिक मार्क करके देख लेते हैं कि हाँ बच्चे ने सही किया है कि नहीं किया। तो अगर वहां गलती है फिर वो यहाँ पे आते हैं और अक्सर उसमें हाफ या 1 मार्क काट देते हैं। तो वो आप ध्यान रखें कि टेलीमार्क्स को फ्रीक्वेंसी से करेक्ट वे में कन्वर्ट करें, गलती ना हो इस चीज में। तो इसी के साथ हम स्क्रीन को कर रहे हैं क्लियर, क्योंकि ये सवाल हो गया है हमारा सॉल्व एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेफर क्वेश्चन 1, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ 10 ऑफ ईच क्लास। पिछली बार 9 था, 0 से लेकर 9, इस बार उसने 10 बोल दिया है, ठीक है। इंक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाना है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए हमें। और साथ में क्या बोल रहा है वो, इन सच अ वे दैट द क्लास विड्थ इज 10 to 20, कि एक विड्थ 10 से 20 होगी, जिसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे। यहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि गलती हो जाती है अक्सर कि कहां किसको इंक्लूड करना है। तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क करके रखा है,
आपके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं, टेबल भी बना दिया, बस हमें इसको खाली फिल इन करना है। तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो क्लास कहां से स्टार्ट होगा? 0 से 10, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी 10 से 20, जैसा कि सवाल में दिया था कि 10 से 20 वाली होनी चाहिए एक क्लास, तो वो हमने ला दिया है। नेक्स्ट 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 to 80 and next would be 80 से 90 obviously and the last would be जिसके लिए हमने जगह रखी है would be 90 से 100। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस वाला, वो कंटिन्यूअस नहीं था, ये कंटिन्यूअस हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हमें यूजुअली वैसा करना होता है, दूसरा सवाल में साफ साफ दिया गया है कि अपर लिमिट काउंट नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। 16, 13 दोनों कहां पे आएंगे? कोई डिस्कशन ही नहीं है, यहाँ पे दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई, 5 एंड 80, तो 5 ऊपर, 80 कहां पे आएगा? अब 80 दो जगह पे आ सकता था, यहां पे भी और यहां पे भी, इसलिए 80 को हमने यहां काउंट किया, लोअर लिमिट में, अपर में काउंट नहीं किया। 86 एंड 7, सो 86 शुड बी हेयर, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। 7 कहां पे आएगा? इधर कहीं पे आएगा। 51, 48, 51 यहां पे आएगा, 48 एक ऊपर आएगा। 24, 56, 24 इधर, 56 शुड बी इधर, ठीक है। उसके बाद 70 एंड 19, 70 कहां पे आएगा? लोअर लिमिट में काउंट करेंगे, अपर में नहीं, तो ध्यान से मार्क करें 70 यहां पे, और 19 कहां पे? 19 के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। 61 एंड 17, तो 61 आ जाएगा इधर एंड 17 आ जाएगा इधर। चलिए अब नेक्स्ट 16, 36, तो 16 आ जाएगा इधर, 36 आ जाएगा इस तरफ। 34, 42, 34 आ जाएगा इधर, 42 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये दो है, ध्यान रखना आप। अब एक चीज और जो अक्सर मेरे साथ हो जाती है, मैं क्या 34, 42 किया, अब नेक्स्ट मुझे 34 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि नेक्स्ट 34 है, मार्क कर दूं क्या? तो ऐसा हड़बड़ी में हो जाता है कि आप एक ही वैल्यू दो बार मार्क कर देते हैं, इसीलिए हमेशा जितना आपने सोचा है उतना ही मार्क करें। तो ये भी 34 और 35 यहां पे मैंने मार्क कर दिया। अब आगे के वैल्यू मुझे 72 पता थी, लेकिन मैं फिर भी मार्क नहीं करूंगा। 72 एंड 55, तो 72 यहां पे, 55 यहां पे। एक चीज और, सर ऐसे निशान लगाना जरूरी है क्या? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं यहां पे निशान लगा रहा हूं कि हाँ मैं तक मैंने खत्म कर दिया है। सर ध्यान से देखना, अब आपने याद किया 34, 42, आपको नंबर क्या याद है कि आपने 34 कर लिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला 34 किया है कि ये वाला 34 किया है? थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं जहां तक हमने खत्म कर दिया। जहां तक मुझे पता है मैंने 55 तक खत्म कर दिया। चलिए अब आगे 75, 31, तो 75 कहां पे? 75 है यहां पे, 31 है यहां पे। चलिए 52, 28, 52 इधर, 28 आएगा ऊपर, कहां पे? देखिए गलती नहीं करना है, एकदम ध्यान से करना है। 72, 97, 72, 97 नीचे आएगा। 74, 45, तो 74 इधर। देखिए अभी मुझसे गलती हो जाती अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कहां पे? 74 एंड 45 हमें मार्क करना था, 74 आएगा इधर एंड 45 आएगा इधर। बिल्कुल हो, देखो मैंने फिर से 45 कहां पे आएगा, बातों बातों में गलती हो जाती है, इसीलिए ध्यान से काम करना है, ठीक है। और होता यह है ना कि आपको यहाँ पे 40 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आपको लग रहा है 40 आगे यहीं पे आएगा, तो 45 इसके आगे यहीं पे मार्क कर दो, वो हो जाता है हड़बड़ी में, इसलिए वो गलती ना करें। 62, 68 ये तो क्लियरली कहां लाए करेंगे? इस ब्रैकेट में। 86, 35, 86 कहां आएगा? इधर। 35 कहां आएगा? इधर। चलिए 85, 36, 85, 36, नेक्स्ट 81, 75, तो 81 एंड 75 कहां पे आएगा? इधर आएगा। 55, 26, तो 55 आएगा इधर, 26 आएगा इधर, ठीक है। चलिए 95, 31, 95 नीचे वाले ब्रैकेट में, स्पेस यहां पे थोड़ी कम है, तो 95 एंड 31 था यहाँ पे, 30 से बड़ा है तो इधर आएगा। 7 एंड 78, तो 7 आएगा ऊपर, 78 आएगा इधर पे। 92 एंड 62, 92 नीचे, 62 60 के बाद तो इधर आएगा। 52 56 दोनों एक ही ब्रैकेट में लाए करेंगे, 52 56। 15 63, 15 आएगा ऊपर,
63 कहाँ आएगा 60 के बाद, तो यहां पे हम मार्क कर देंगे। 25 36 25 आएगा इधर, 36 कहाँ आएगा इधर आ जाएगा। 54 44 अपनी टिकट में काट लीजिए, तंबोला चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 5 है तो आपको क्या ड्रॉ करना है, 5 है तो आपको क्या करना पड़ता है सर, 5 है तो हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ये सिंप्लीफाई, ये जस्टिफाई करने के लिए कि यहाँ पे 5 एंट्रीज हो चुकी है। चलिए 47 27 47 आएगा इधर, 27 आएगा ऊपर। चलिए 72 17 72 लकी नंबर, 17 अनलकी नंबर बहुत लोगों के लिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, सारे नंबर्स लकी होते हैं। 4 एंड 30 तो ये आ जाएगा 4 इधर, 30 कहां पे आएगा, अगेन कहां होगी काउंटिंग इधर पे। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं, तो 4 7 6 9 देन यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 5 और 2 7, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3। अब चेक करें टोटल करके कि हमें नंबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा, तो ये हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ने पे आना चाहिए 17, क्योंकि 6 4 10 और 7 17, ठीक है। यहाँ पे 9 6 और 7 कितना होता है 13 होता है, 13 और 9 हो जाता है 22, तो इनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए। नीचे के सारे जब आप ऐड करोगे तो 6 और 5 11, 7 और 3 10, तो 11 और 10 हो जाएगा 21, तो 3 वैल्यू 17 22 21, एक बार जोड़ के देख लेते कि हमारा क्या आंसर 60 आ रहा है। 7 और 2 9 1 10, 2 और 1 3 और 2 2 4 2 6, तो 60 आ रहा है टोटल, मतलब हमने सबको इंक्लूड कर लिया है, पर हम ऐसे शो नहीं करेंगे, क्या करेंगे नीचे लिख देंगे टोटल हमारा कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब आपको मुझे ये बताना है कि पिछले टेबल में और इस टेबल में, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन में और पिछले वाले में क्या फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आया है, और यदि हाँ तो वो फ्रीक्वेंसी वाली डिफरेंस वाली कौन सी है आपकी ऑब्जर्वेशन, या कौन से आपके क्लास मार्क्स हैं या क्लास इंटरवल से जहां पे डिफरेंस आया है, ये आपको मुझे बताना है कहां, इसी वीडियो के कमेंट्स में, ताकि मैं चेक करके देखूं कि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो ये सवाल भी होता है हमारा सॉल्व, स्क्रीन को कर रहा हूं मैं क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 3 है आपका, एक टेबल दिया जिसमें आपको लोगों की हाइट दी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। आपको इस टेबल को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, आपको इसको बनाना है हिस्टोग्राम के तौर पे। अब देखना क्या पड़ता है, दो चीजें, पहला क्या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, 150 153 156 156, हाँ कंटिन्यूअस डेटा तो है। चलिए दूसरा क्या चेक करना पड़ता है, दूसरा में चेक करना पड़ता है कि क्लास साइज या विड्थ कितना है, क्या वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 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 3 है। मतलब ये बेहद ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, खाली इस टेबल को उठा के एक चित्र का रूप देना है, जिस चित्र का नाम है हिस्टोग्राम। अब आप बनाएंगे कैसे, तो बनेगा कुछ इस प्रकार की, पहले तो लेंगे आप ग्राफ पेपर, उस पे बनाएंगे एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस। अब वहां पे स्टार्ट कैसे होगा, तो सर यहां पे नंबर देख लीजिए आप, 7 8 14 10 6 5, ठीक है। मैक्सिमम नंबर्स एट मैक्स जा रहा है 14, तो आप वहां पे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, कहां तक जाएगा 14 तक जाएगा। अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14 ऐसा भी कर सकते हैं। सर फिर उसमें ऑड नंबर 7 कैसे आएगा, तो प्रभु अगर आपका ये 6 और 8 के बीच में एक जो बॉक्स है ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर में, उसमें देखना बीच में एक हल्की सी डार्क लाइन हो सकती है, होती है हमेशा, तो वो क्या होता है, वो नंबर 7 हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको रेफरेंस लेना है तो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब आप एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है 150 से, तो 0 से लेकर 150 तक तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ के स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से करेंगे और 150 पे जाएंगे। लेकिन हम बीच में क्या किंक बनाएंगे, ये मेरा आपसे सवाल है। अभी मैं आपका आंसर दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली नीट वाला, ठीक है। तो 150 फिर 153 एंड सो ऑन करते करते कहां तक जाएंगे, 168 तक जाएंगे एक्स एक्सिस पे। और अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिखाऊं एकदम बढ़िया तरीके वाला, तो वो कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए। यहां पे आपने लिख दिया क्या, यहां पे आपने 0 लिख दिया, वाई एक्सिस पे आपने गैप क्या रखा है 2 4 6 8, दो का रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो एक एक का भी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा बनेगा बस,
तो स्पेस है उतनी तो बनाइए। एक्स एक्सिस पे कहां से स्टार्ट किया आपने, पहले ही बॉक्स के बाद आपने 150 बना दिया। अब आपने यहां पे की है थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं उसको, आलस्य का परिचय दिया, या फिर आप यूं कहें कि अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने बेसिकली कुछ चीजों को हटा दिया। वो कौन सी चीजें हटाई हैं, तो आपने बेसिकली 0 से लेकर 150 तक की सारी वैल्यूज को गायब कर दिया। पर लेकिन आपको वहां पे एक निशान बनाना पड़ेगा कि हमने इन सारे नंबर्स को स्क्वीज कर दिया है, इसलिए हम एक निशान बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। कैसा होता है, वो एक हार्ट बीट टाइप का होता है ऐसा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहां से 0 से लेकर एक पर्टिकुलर लिमिट तक की वैल्यूज हमने हटा दी हैं, क्योंकि हमारे सवाल पे उनकी जरूरत नहीं है। हमारे में स्टार्ट ही 150 से हो रहा है, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, सवाल ही वैसा था। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, उन वैल्यूज को हटाना पड़ा, क्योंकि 0 से लेकर 150 तक किसी भी वैल्यू का काम नहीं था। उसके बाद क्या, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168 कंसिस्टेंट डेटा है, इसलिए आसानी से जो हमारे नंबर है उन्हीं को हम ड्रॉ कर देंगे। तो 7, 8, 14, 10, 6, 5 एक्सेट्रा सब हमने ड्रॉ कर दिया। चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप x लिखेंगे, वहां पे आप y लिखेंगे, और क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइट से यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये आपको सब लिखना पड़ेगा। कुछ भी मिस होने पे आपके गुरुवर, आपके विद्यालय में गणित पढ़ाने वाले आपके गुरुवर आपके मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल काट सकते हैं, एकदम वाजिब तरीके से। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब इतना होने के बाद आपका सवाल हो जाएगा सॉल्व और आपको मिल जाएंगे संपूर्ण मार्क्स। का ये समझ में आ गया? इजी था। चीजें जो याद रखनी है, एक्स वाई, किंक बनाना, हाइट्स लिखना, नंबर्स लिखना, वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना, फ्रीक्वेंसी डालना, 7, 8, 14, 10, 6, 5, इस तरीके से नीटली डायग्राम को ड्रॉ करना आपके लिए मेरी तरफ से एडवाइज्ड है। चलिए, स्क्रीन होती है क्लियर। सवाल क्रमांक 3 हमने यहां कर दिया है समाप्त। प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है ऑफ द गिवन डेटा। अब आप मेरे दोनों तरफ दो टेबल देख पा रहे हैं, एक खाली है, एक भरा हुआ है। ऐसा करने के पीछे कुछ कारण है और मैं कारण आपको बता रहा हूं अभी कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए दो चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला कि डेटा होना चाहिए कंटिन्यूअस, दूसरा कि जो विड्थ है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहां पे आप देखेंगे तो डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, 24 के बाद 25 आ रहा है। सर कंटिन्यूअस तो है, 24 के बाद 25 ही तो आता है। किसने कहा? 24 के बाद 24.1 आता है, 24.2 आता है, 24.5 आता है, वो कहां जाएंगे बेचारे अगर वैसा कुछ वैल्यू आ गई तो उस केस को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी वैल्यूज भी आ सकती है, इसलिए हमें इसे कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। मतलब कौनो छूटे ना पाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो अब आप डेटा को आपके चेंज करेंगे। किस तरीके से? अब यहां ध्यान देना, 20 से 24। अब दोनों में गैप कितना है सर? एक वैल्यू का गैप है, एक यूनिट का। तो वो कौन तय करेगा? अब आप 24 से बोलेंगे भाई साहब प्लीज थोड़ा आगे बढ़ जाइए, तो 24 बोलेगा मैं क्यों आगे बढ़ूं, आप 25 को बोलिए। 25 को बोलेंगे भाई साहब आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, तो 25 क्या बोलेगा, मैं क्यों पीछे हूं भाई साहब 24 को बोलिए ना। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें मध्यस्थता करनी पड़ेगी, मतलब कि झगड़ा ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, ठीक है भाई साहब एक यूनिट मूव करना है, हम दोनों को मूव करने को बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा वो, बिल्कुल ठीक। तो एक यूनिट है, दो लोगों में डिवाइड होनी है, तो कितना हो जाएगा 0.5। मतलब कि हम दोनों को 0.5 मूव करने को बोलेंगे। कैसे? हम इन साइड वालों को बोलेंगे कि आप 0.5 आगे बढ़ जाओ और उस तरफ वालों को बोलेंगे कि आप 0.5 पीछे हट जाओ। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट कैसे हो जाएगा फिर? तो ये 20 बन जाएगा कितना, 19.5, एंड 24 बन जाएगा 24.5। बिल्कुल ठीक। यहां पे क्या आ जाएगा 24.5 एंड कितना 29.5, क्योंकि हम एक आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट 29.5 से लेकर 34.5, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 34.5 से 39.5, बहुत ही आसान। अब नेक्स्ट कितना होगा सर, 39.5 की जगह से लेकर कितना 44.5, बिल्कुल ठीक। उसके बाद यहां आएगा 44.5 से लेकर 49.5, एंड लास्टली 49.5 से 54.5।
ठीक है। अब क्या इनसे आपकी फ्रीक्वेंसी पे कोई असर पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने वैल्यूज को बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 10 28 10 28 32 48 50 35 और 12। तो ये हमने डेटा को कंटिन्यूस कर दिया। अब हम गैप देख लेते हैं, तो गैप कितना है? तो गैप कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं, जो हमारा नया टेबल है उसमें चेक करेंगे हम कि गैप कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसमें हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, जो बना रहे हैं हम उस पर देखेंगे ना भाई, पहले क्या तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब यहां देख लो, गैप है 5 का यहां भी गैप कितना है? 5 का। तो गैप सब में कंसिस्टेंटली 5 यूनिट्स का है, मतलब हमारा गैप कंसिस्टेंट है, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसमें हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसमें हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ग्राफ ऐसा बनेगा। एक्स एक्सिस पे क्या आएंगी? सबसे पहले आप 0 के बाद एक्स एक्सिस पे बनाएंगे सबसे पहली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, दैट इज 19.5। तो आपने यहां पे क्या किया? आपने 0 से लेकर 19.5 तक की सारी वैल्यूज को एक बॉक्स में सिमटा दिया, ठीक है, एक बॉक्स में समाप्त कर दिया। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम निशान बनाएंगे कि यहां पे वैल्यूज हैं बहुत सारी, और निशान को क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में किंक बोलते हैं। उसके बाद जब आप वैल्यूज देखेंगे ऑन योर साइड की 10 28 32 48 50 35 12, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 50। तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए आप चाहें तो 5 का गैप, जैसा कि यहां रखा गया है 5 10 15 20, वो रख सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 का गैप रख के भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 2 का गैप रखेंगे तो आपको 25 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 25 का डबल 50 हो जाएगा ना। तो 2 4 6 8 जब करेंगे तब आपको 50 तक जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा बनेगा ग्राफ। तो वो वहां पे ध्यान रखना कि ऐसे बनाना है या वैसे बनाना है। सर लेकिन 28 जैसी वैल्यू कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। देखो 25 से लेकर 30 के बीच में हल्की हरे रंग की 10 लाइनें आती, जो नॉर्मल ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। अब आपको अगर 26 बनाना है तो आप वहां पे दो छोट जो है ना एकदम हल्की लाइंस, वहां को पकड़ेंगे तो वो होता है नेक्स्ट वैल्यू, मतलब कितना होता है? 2 लाइंस। तो 25 के बाद 2 हल्की लाइंस मतलब 26, फिर 2 हल्की लाइंस 28 27, फिर 2 हल्की लाइंस 28, फिर 2 हल्की लाइंस 29, फिर लास्ट में 2 हल्की लाइंस जब आप ऐड करेंगे तो आपको 30 मिल जाता है, विच वुड बी अ डार्क लाइन, ठीक है। तो उस तरीके से आप ये वाली वैल्यूज 12 28 32 इनको मार्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा एकदम नीट एंड क्लीन। देखो यहां पे मैंने एक्स और वाई नहीं लिखा है, तो वो लिखना जरूरी है। तो यहां पे एक्स आ जाएगा, यहां पे y आ जाएगा 0। नंबर ऑफ टीचर्स कहां पे है? y एक्सिस पे, तो आपने वो भी मेंशन कर दिया। x एक्सिस पे क्या है? एज है, तो आपने वो भी मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप हर एक चीज पे ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। एक और चीज, अगर यहां पे स्केल आपके टीचर्स आपको लिखना सिखा रहे हैं तो वो आप जरूर लिखिए। तो स्केल कैसे लिखते हैं? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों पे लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे एक्स एक्सिस का स्केल, क्या होगा उसका स्केल, जरा यहां ध्यान दीजिए। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक बॉक्स कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। और आप एक बॉक्स में कितने नंबर्स ला रहे हैं? सर 29 से लेकर 34 तक, मतलब 5। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 ईयर्स, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर वाई एक्सिस, फिर से आप मेंशन करिए कि वाई एक्सिस का स्केल बता रहे हैं हम। तो वाई एक्सिस पे स्केल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 टीचर्स, है कि नहीं? एक बॉक्स मतलब यहां से यहां तक अगर मैं बोल दूं कि 5 से लेकर 10 तक, तो कितने टीचर आ गए उसमें? 5 टीचर कवर हो गए। तो इसलिए मैंने y के क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 टीचर्स, और x के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे ईयर्स की बात हो रही है और वहां पे एज की बात हो रही है x पे, और y पे बात हो रही है नंबर ऑफ टीचर्स की। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर। एक बार फिर से आप ग्राफ देख लीजिए, नीटनेस पे खास ध्यान देना है, कृपया गलती ना करें, ठीक है। चलिए स्क्रीन हो गई है क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ 62 लीव्स को, 62 लीव्स को उन्होंने मेजर किया, उनकी लेंथ निकाली है। तो इन mm ऐसा कुछ उनकी लेंथ दिख रही है, एंड आपको रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को टेबल से, किस फॉर्म में? हिस्टोग्राम के फॉर्म में।
हिस्टोग्राम बनाने से पहले जो दो चीजें हमें चेक करनी होती है, पहली डेटा शुड बी कंटिन्यूअस, जो कि यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, वैल्यूज में डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे, कितना गैप है सर 1 का, तो आधा उसको मिलेगा आधा उसको मिलेगा। तो मैं अब यहां पे गंदगी ना करते हुए आपको लेके जा रहा हूं अगली स्लाइड में, जहां पे मैंने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया है कुछ इस प्रकार से कि मैंने वैल्यूज लिख दी फ्रीक्वेंसी की, हमें खाली लेंथ में चेंज करना है। तो हम चेंज क्या करेंगे वो आप देख लीजिए, 118 से 126 था, तो लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, कितना 0.5। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा, सॉरी, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा 117.5 से लेकर कहां तक 126.5 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नीचे वाली में किया माइनस, ऊपर वाले में किया प्लस। अप नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे 126.5 और इस तरफ कितना हो जाएगा, हायर वैल्यू कितनी थी, जहां तक मुझे ध्यान है 134 135 थी, तो उसको हम करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 135.5। बिल्कुल ठीक, नहीं एक मिनट दोबारा चेक करते हैं कितनी थी, 135 है तो प्लस 5 करेंगे 135.5। अप नेक्स्ट कितनी होनी चाहिए, मैं यहीं से लिखता हूं ताकि वहां कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो ये हो जाएगी 135.5 एंड इधर हो जाएगा 144.5। नेक्स्ट हो जाएगा 144.5 एंड इधर पे 153.5। अभी जो कलाकारी कर रहे हैं देखते हैं हम लोग क्या हमें करेक्टली फिट बैठ रही है। जी हाँ बिल्कुल, हम एकदम लाइन पे चल रहे हैं, बस ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो इस तरीके से हमारा टेबल बनते जाएगा। 153.5 से वापस आ जाइए, कहां पे, यहां हो जाएगा 153.5, ठीक है, और यहां पे रहेगा कितना 162.5, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 162.5 एंड यहां पे 171.5, ठीक है ना। और लास्ट वाला जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारी वैल्यूज हमारी सही लिखी जा रही हैं, बस इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, कितना 162.5, ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 171.5 से शुरू करना है एंड 180.5 पे हम करेंगे इसको समाप्त। कितने पे, 180.5। बहुत मेहनत लग रही मुझे इस तरह से लिखने में क्योंकि आदत नहीं है, तो थोड़ी हैंडराइटिंग भी ऊपर नीचे हो गई, उम्मीद है आप एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तो था वो भी कंटिन्यूस हो गया। अब हम गैप चेक कर लेते हैं, गैप कितना है। तो गैप यदि आप देखेंगे तो 126.5 माइनस 117.5, 5 से 5 गया, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 3 9। तो 9 का गैप है हमें अब तक जैसा कि दिख रहा है। हम सारी वैल्यूज में एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमारा 9 का ही गैप कंसिस्टेंटली है। यस, द गैप इज ऑफ 9 यूनिट्स, तो हमारा गैप भी कंसिस्टेंट है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, तो दो एक्सिस, एक एक्स एक वाई, तो पहले वाई की बात कर लेते हैं। वैल्यूज एट मैक्स 12 तक 17 तक जा रही है, सॉरी, तो या तो आप दो दो कर सकते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक आप जा सकते हैं। अगर 1 का करेंगे तो 17 तक बनाने में बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, तो शायद इतना अच्छा ना दिखे। तो मेरा एडवाइस रहेगा 2 2 को कर लीजिए, 0 से 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑल टिल 18। ऑन एक्स एक्सिस आप स्टार्ट कहां से करेंगे, 117.5 से, तो 0 से लेकर वहां तक आपने स्किप कर दिया है, तो बीच में आप एक किंक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इन सबको मार्क करना शुरू करेंगे। तो 117.5 से 126.5 वो पहला बॉक्स का हो गया, मतलब दूसरा बॉक्स, क्योंकि पहले बॉक्स में तो आप किंक ड्रॉ करेंगे, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स एंड सो ऑन कंटिन्यू होकर टिल 185 पॉइंट जाएगा। उसके बाद आप वैल्यूज को मार्क कर देंगे बहुत आसानी से। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखना चाहिए। देखिए यहां पे y एक्सिस पे क्या किया उन्होंने, तो y एक्सिस पे 0 से स्टार्ट करके 2 4 का गैप लिया ताकि इजीली सारी वैल्यूज आ जाएं और बहुत ही बड़ा ग्राफ ना बने। x एक्सिस पे हमने पहले बनाया किंक और उसके बाद x की वैल्यूज को लिख दिया और लास्ट में यहां पे खत्म करने पे लिख दिया x, ताकि बता सके हम टीचर को कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
एक्स एक्सिस की हेडिंग मतलब वो क्या दर्शा रहा है वो भी आपने लिख दिया कि लेंथ है। वाई एक्सिस पे आप बताएंगे नंबर ऑफ लीव्स, ताकि आप बता सकें कि भाई साहब वाई एक्सिस पे क्या है। इसके अलावा आप चाहे तो स्केल लिख सकते हैं। काफी स्कूल्स में बच्चे स्केल नहीं लिखते हैं, तो मेरी एडवाइस है अपने टीचर से बात कर लें स्कूल के कि स्केल कैसे लिखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एक्सिस का स्केल अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, तो वो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 mm होना चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशंस किस में है, mm में है, ठीक है। और वाई एक्सिस का स्केल, तो वाई एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना, कितने लीव्स हैं, 0 से 2 मतलब 2 यूनिट्स, ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्केल भी लिख दिया, ड्रॉ भी कर दिया, सारी चीजों के हमने ध्यान रख लिया। खाली नीटनेस का और ध्यान रखना है वाइल ड्रॉइंग दीज थिंग्स, ठीक है। जितना नीट डायग्राम होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मतलब जितना मैक्सिमम है उतना तो मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिल सकता। 4 में से 5 मार्क्स तो नहीं मिल सकते अगर आप ज्यादा नीट बना देंगे तो, परंतु 4 में से 4 मिलने के पूरे चांसेस हैं। और 4 मार्क्स हम क्यों छोड़ें, आधा मार्क है 1 मार्क, सिर्फ नीटनेस की वजह से। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, काफी आसान था ये सवाल। और हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 6 है हमारा, जो ये कह रहा है कि 100 बच्चों की 80 बच्चों की एक कक्षा है, एक क्लास है, जिसमें से उनके मार्क्स हैं 100 में से, ठीक है, मतलब अलग अलग लेवल पे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके अलग अलग लेवल पे आपके मार्क्स हैं। और उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया है। आपको क्या करना है, आपको यहां पे मेहनत ये करनी है कि साफ साफ लिखा है नीचे, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे? हिस्टोग्राम बनाने के 2 रूल्स। पहला, चेक करना है डेटा कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कंटिन्यूअस है। दूसरा, आप चेक करते हैं कि विड्थ कंसिस्टेंट है नहीं है, जो कि यहां पे मुझे तो नहीं दिख रही है। तो मतलब विड्थ कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ी सी हमारी मेहनत बढ़ जाती है। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, AF निकालेंगे, मतलब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे स्पेस है कम, इसलिए हम मूव करें अगली स्लाइड पे, जहां पे मैंने आपके लिए पहले से ही मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिख के रखा है। खाली अब हमें विड्थ देखना है और फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब विड्थ का आप अगर ध्यान देंगे तो पहली क्लास में विड्थ है 10, दूसरी में विड्थ है 10, तीसरी में विड्थ है 20, इसके बाद विड्थ है 30, उसके बाद विड्थ है 35 नॉट रॉन्ग। और विड्थ निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एज सिंपल एज दैट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब विड्थ को बढ़ाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप कैसे बढ़ाओगे, कितनी बढ़ाओगे, 30 बढ़ाओगे, 20 बढ़ाओगे, कितनी बढ़ाओगे, लेकिन विड्थ को कम करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, इन विड्थ को एडजस्ट कर देंगे टू द मिनिमम वैल्यू दैट इज 10। अब एडजस्ट करने की विधि क्या है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता, फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है। जंग किसके बीच में होती है, विड्थ और जो एडजस्टेड विड्थ निकालनी है उसमें। तो 10 है आपकी करंट विड्थ, और आपको चाहिए कितनी, 10 ही चाहिए। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देंगे। यहां पे आपकी विड्थ थी 10, एडजस्टेड भी चाहिए थी 10 इंटू फ्रीक्वेंसी 17, तो आपका आंसर कितना आया, 17। नेक्स्ट वाले में आपने जो विड्थ चाहिए थी वो 10, एडजस्ट किसके सामने करनी थी, 20 के सामने। तो 10/20 इंटू 15, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाना चाहिए। कोई समस्या नहीं सर। अब नेक्स्ट होनी चाहिए 10, हो गई है 30, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी है 16, तो 10 डिवाइड बाय 30 मतलब कितना हो जाएगा, 1/3। तो 16 का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली होगा, 16 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 5 15, 1 कैरी, तो 5.33 आप मान सकते हैं, या 5.34 टू एंड योर क्या डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए लास्ट है 10 है डिजायर्ड, लेकिन है 30, तो उसको भी करना पड़ेगा डिवाइड 26 से, मतलब 26 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो कितना होगा, तो सर 3 8 24, बिल्कुल ठीक। तो 8.2 मतलब 8.67 मान सकते हैं आप। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने हमारी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया, क्योंकि क्लास इंटरवल की विड्थ एक बराबर नहीं थी, और एक बराबर नहीं होगी तो ड्रॉ करने में गलत इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो कैसे ड्रॉ करेंगे अब आप,
तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो दो एक्सिस होंगी, एक्स और वाई। मैं आपको दिखा देता हूं क्लियरली, समय बर्बाद ना करते हुए, कि किस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ। 0 से स्टार्ट होगा। आप यहां पे चाहें तो किंक ना बनाएं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप 10-10 का गैप ले रहे हैं, तो एनीवे आप स्केल में आप लिख देंगे तो उसकी जरूरत ना पड़े। तो ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। नीचे आएगा मार्क्स, क्योंकि आप यहां पे मार्क्स दिखा रहे हैं। y एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी डेसिमल में है, तो आप चाहें तो 2-2 का गैप कर सकते हो, क्योंकि एट मैक्स आपको 17 तक जाना है, तो काफी मेहनत है, काफी दूर तक जाना है। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बनाए y पे, जिसमें 2-2 का गैप रखा, ताकि सारे नंबर्स आप इजीली मार्क कर पाएं। अब नंबर्स लाइक 6, 17 तो इजीली मार्क हो जाते हैं। 7.5 है, डेसिमल है, तो 8 से थोड़ा नीचे। ज्यादा आप इतना टेंशन न लें कि एग्जैक्टली कहां लाई करेगा, लेकिन 8 और बीच में आएगा 7, ठीक है, वो जो डार्क लाइन होती है उस पे 7, तो उनके बीच में अप्रोक्सीमेटली कहीं पाएगा। थोड़ा 19-20 टीचर मैनेज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती, लेकिन हाँ, अब आप 7.5 को 8 पे मार्क करोगे तो वो टीचर को साफ दिख जाएगा। तो 8 से हल्का सा नीचे, 1-2 जो लाइट ग्रीन कलर की लाइन है उनको मिस करके उसके बाद आप ड्रॉ करें, ठीक है। यहां पे इनका आ रहा है 8, क्योंकि यहां पे देखिए थोड़ी सी मेल से कैलकुलेशन एरर हो गई। यहां पे विड्थ कितनी थी, 20 थी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। तो विड्थ हो जाएगी यहां पे भी कितनी, 20 हो जाएगी, 30 की जगह मैंने उसको 30 गिन लिया था, तो ये 16 का हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहां विड्थ कितनी है, यहां फ्रीक्वेंसी का वो कितना जा रहा है, 8 जा रहा है, क्योंकि आपको 2 में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आधा कर दिया आपने, तो 16 होगा। नेक्स्ट वाला 8.67, हमारा भी वही आया 8.67, क्योंकि अब की बार क्लास इंटरवल कितना है, 30 है, और चाहिए कितना था, 10। तो 10 डिवाइड बाय 30 × 26 करके आपने एडजस्टेड आपकी फ्रीक्वेंसी निकाली और उसे मार्क कर दिया है। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा। आप चाहें तो स्केल लिख सकते हैं, एडवाइज्ड है। तो स्केल क्या होता है, एक्स एक्सिस का अलग रहेगा, वाई एक्सिस का अलग रहेगा। एक्स एक्सिस में क्या है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स है ना, यस सर, ठीक है। कितना, 10 मार्क्स है, 0 से 10, 10 से 20, तो आप 10 मार्क को एक ही में कवर कर रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है, तो भाई वाई एक्सिस का स्केल कुछ इस प्रकार है कि 1 सेंटीमीटर है कितना, 2 स्टूडेंट्स है कि नहीं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। चलिए, ये हमने लिख दिया स्केल। तो इसी के साथ हमारा यह सवाल भी होता है समाप्त। मैं आपकी आज्ञा से स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर। आपको यहां पे क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहली तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं भूलना है, क्योंकि विड्थ कंसिस्टेंट नहीं है। देन सेकेंडली, ग्राफ ड्रॉ करते समय बेहद ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जो आपका आधा या 1 मार्क काट सकते हैं यदि आप उनको मिस कर जाएंगे तो। चलिए, स्क्रीन होती है क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7 है हमारा, जहां पे हमें डेटा दिया गया है और आपको ड्रॉ करना है इसका हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों, ठीक है। तो पहले हम हिस्टोग्राम की चीजें देख लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे आएंगे। हिस्टोग्राम के 2 कंडीशंस, एक तो कंटिन्यूअस डेटा जो कि यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि है। सेकेंड आपको क्या देखना पड़ता है, सेकेंड आपको देखना पड़ता है कि विड्थ कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और वो भी कंसिस्टेंट है, 10-10 का गैप सब में है, तो मतलब हिस्टोग्राम बनाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो क्या होती है, मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क चाहिए होता है, जिसके बेसिस पे आप मार्क करते हैं। तो यदि मैं आपको दिखा पाऊं कि दोनों कैसे बनेंगे, तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा आपका हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मिक्सचर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक चीज कृपया एक बार में एक बनाए, मतलब पहले हिस्टोग्राम फिनिश कर लें, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, ये एडवाइज्ड है। स्टार्ट कैसे करना है, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, एक जाएगा एक्स एक्सिस पे, एक जाएगा वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आप किसको दर्शाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे आप क्लास मार्क को शो करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट होगा, मिनिमम था हमारा 30, तो उसके एक पहले से शुरू करें, या फिर आप चाहें तो 10 से भी शुरू कर सकते हैं, ताकि कुछ भी आपको किंक ना बनाना पड़े। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जिसमें आपका 20 से 30 तक का जो एरिया है वो खाली रहेगा, कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 खाली रहेगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 30 से हो रहा है स्टार्ट। अगर आप पिछले स्लाइड में जाके देखेंगे तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 30 से हो रहा है, तो वहां पे हमारा पहला रेक्टेंगल बनेगा। तो 30 से 40 में कितने हैं, तो 30 से 40 में 6 लोग हैं, तो आप कहां बनाएंगे उसको, 5 से थोड़ा ऊपर, 5 से एक डंडी ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे बना हुआ, इसको ध्यान रखिएगा आप।
ठीक है, आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिए, लेकिन देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 65 है, तो आपने इसलिए 5-5 के गैप में लिया है। 2 के गैप में भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत बड़ा बनेगा तो वो आपके लिए फीजिबल नहीं होगा। 10 के गैप में भी आप ले सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो वो 7 तक खत्म हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। वो बनेगा थोड़ा छोटा, लेकिन थोड़ा कंजस्टेड लगेगा। मेरे हिसाब से ये 5-5 का गैप परफेक्ट है, जो कि आपको ग्राफ को एक डिसेंट साइज दे रहा है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। ठीक है, आप बना, क्योंकि सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली डिविजिबल हैं और 28, 14 ऐसी वैल्यूज भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले आप बनाएंगे हिस्टोग्राम सारी वैल्यूज के हिसाब से, ऐसे बिल्डिंग बनाते जाएंगे। ठीक है, कृपया बिल्डिंग के बीच में इसको अवॉइड कर दें। चलिए, और आप इसको खत्म करेंगे। हिस्टोग्राम बनाने के बाद पॉलीगॉन कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए थोड़ा यहां पे ध्यान दें। सबसे पहले तो वो एक्स एक्सिस से ही शुरू होगा और एक्स एक्सिस पे ही खत्म होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्लास मार्क के हिसाब से। तो यहां पे देखिए 20 और 30 पर एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 है, क्योंकि स्टार्ट ही 30 से हो रहा है। तो 20 और 30 पे आप बीच में लाएंगे 25 और फ्रीक्वेंसी कितनी मार्क करेंगे, 0। ठीक है, कितनी मार्क करेंगे, फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, अब उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे आते हैं किस पे, 30 से 40 के बीच में, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6 है, तो आप उसको ड्रॉ करेंगे। एंड सिमिलरली मिडिल वैल्यू पे आएंगे, तो 30 और 40 के बीच में जो मिडिल वैल्यू है वहां पे आप मार्क कीजिए। ठीक है, 40 और 50 में जो मिडिल वैल्यू है वहां पे आप मार्क कीजिए। 50 और 60 में जो मिडिल वैल्यू है वहां पे आप मार्क कीजिए। एंड इन पॉइंट्स को स्केल के थ्रू, फ्री हैंड से नहीं करना है, स्केल के थ्रू ऐसे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते वापस आ जाइए लास्ट वैल्यू पे, जहां पे कितना है, वहां पे भी कितना है, 0 होगा, क्योंकि खत्म कहां पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मिडिल पॉइंट मतलब बेसिकली जो दो डार्क, सबसे डार्क लाइंस होती है। ठीक है, बेसिकली 3 कलर की लाइंस जो मैं देख पाता हूं ग्राफ पेपर में, एक सबसे डार्क, एक मीडियम डार्क, एकदम लाइट वाली। तो जो दो बहुत डार्क लाइंस है उनके बीच में जो एक हल्की डार्क लाइन होती है वो आपकी मिडिल वाली लाइन हो जाती है। तो वहां पे आप पॉइंट्स को प्लॉट करके इजीली आपका ग्राफ बना सकते हैं। तो यह सवाल होता है हमारा सॉल्व एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सवाल क्रमांक 7 जो था आपका, उसमें आपको खाली हिस्टोग्राम की जगह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। मतलब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाइए, खाली हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके टेबल को यूज करके मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उनके हिसाब से उन मिड पॉइंट्स को मार्क करके अग्रसर होते जाएंगे। ये आपको समझ आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी आपकी वैल्यू, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, आपको यह भी मालूम चल जाएगा कौन सी मिड वैल्यू है और क्या फ्रीक्वेंसी है। दोनों चीजों का ध्यान रखना, दोनों में से कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनको आप नाम भी दे सकते हैं ABCDEF, ताकि आप इजीली मार्क कर पाए किसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है। यदि डेटा आपका थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सकते हैं ताकि आप इजीली इसको ड्रॉ कर सके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पे 0 लाना है, फिर एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपकी जो वो है ऑब्जर्वेशन है उन्हें मार्क करेंगे, वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गैप डिसाइड करते हुए नंबर्स को मार्क करेंगे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 कहां तक चाहिए आपको। इसके बाद आप मिड पॉइंट से, मतलब वो जो एक्स एक्सिस पे आपकी जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जर्वेशंस का जो ग्रुप है, उनके मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए कॉमन पॉइंट फाइंड करेंगे, जस्ट लाइक यू डू इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग है। फिर उन पॉइंट्स को ABCD नाम देके आप ज्वाइन करते हुए जाएंगे और आपके सवाल को समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको ड्रॉ करना इतना कोई टफ नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें कि नीटनेस रहे और इन सारे पॉइंट्स को आप पेंसिल से और स्केल से ज्वाइन करें, फ्री हैंड ज्वाइन ना करें, बहुत गंदा लगेगा वो। और फ्री हैंड वाला नहीं, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप हमेशा स्केल का यूज करके ज्वाइन करते हैं। जो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्ट 0 से होता है और खत्म भी 0 से होता है। तो आपकी लास्ट वैल्यू जो है टेबल में, उसको मार्क करने के बाद
जो अगला आपका इंटरवल है उसके मिड पॉइंट पे 0, मतलब जहां पे आपका वो एक्स एक्सिस है वहां पे आप खत्म करेंगे। ठीक है, ये बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप ऐसे बीच में छोड़ देते हैं तो उसे सही नहीं माना जाता, वो गलत कहलाता है। तो वहां पे आपके टीचर आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पे मैं आपको सवाल होता है समाप्त और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 9 है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको दिया है 2 सेक्शंस हैं क्लास के ए और बी और उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार है, मतलब बच्चों के मार्क्स की कितने रेंज में है और कितने बच्चे हैं इस पर्टिकुलर रेंज में, कि 0 से 15 लाने वाले 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 0 से 15 लाने वाले 3 बच्चे। आपको क्या करना है वो थोड़ा सा नीचे दिया है कि आपको दिया है साफ साफ यहाँ पे कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द बोथ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। आपको एक ही ग्राफ पे बनाना है लेकिन बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। तो आपको 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाने पड़ेंगे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मिडिल वैल्यू। तो यहां पे मिडिल वैल्यू कितनी आएगी 7.5, यहां पे 15 प्लस 30 हो गया 45, 45 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया 22.5 आ गई मिडिल वैल्यू। नेक्स्ट में 30 प्लस 45 करोगे एंड डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको यहाँ की मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन सारी डेसिमल में है, वो ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी पे एक बार नजर डाल लेते हैं, 5, 12, 28, 30, 28, 30 तक जा रहा है, यहाँ पे 35 तक जा रहा है हाईएस्ट, और यहाँ पे हाईएस्ट जा रहा है 40 तक। तो आपको एडवाइस है कि 5-5 का गैप ले लें ताकि आप इजीली चीजों को मार्क कर पाएं। अब इसका समाधान कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इजीली ड्रॉ कर पाए। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा आपका डायग्राम। बनाना कैसे है, सबसे पहले एक 0 बनेगा, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेगा, बहुत सिंपल। उसके बाद हर एक पॉइंट को आप प्लॉट करते जाएंगे। अब आपको एक चीज जो मेरी एडवाइस है कि कृपया करके एक बार में एक पॉइंट प्लॉट करें। मतलब आपने एक्स एक्सिस बनाई, वहां पे आपने उनको डाला आपके ऑब्जर्वेशंस को 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 जो कि हमारे सवाल में गिवन था। ठीक है, उसके बाद आपने वाई एक्सिस पे लिखा 5, 10, 15, 20 कहां तक 40 तक, ये आपने कर दिया। अब आप एक बार में पहले एक कक्षा को समाप्त करें, मतलब 7.5 के सामने 5 तो कहां पे लाई करेगा, 7.5 आएगा यहां कहीं बीच में, 5 आएगा यहां पे, तो आपका ये पॉइंट आ गया, इसको मार्क किया आपने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था 22.5 और 16 तो यहां कहीं आएगा बीच में। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सी, तो यहां कहीं आएगा बीच में। तो इस तरीके से पहले एक कक्षा के पॉइंट्स को मार्क करके उन्हें ज्वाइन करते हुए उसे समाप्त कर दें। उसके बाद दूसरी क्लास पे आए और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप चाहें तो एक को ड्रॉ कर दें इस तरह सीधी लकीरों से और दूसरे को ड्रॉ कर दें ऐसे डैश वाली लाइन से, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने को भी मिल जाए। अब जो एक चीज तो यहां पे मुझे दिख रही जो कि अब तक नहीं दिखी थी वो ये वाला हिस्सा है। सर ये क्या होगा, अब भाई जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसका एक नियम होता है कि वो 0 से स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ही खत्म होता है। अब आपकी मिनिमम वैल्यू थी ही 0, तो उससे नीचे आप कहां जाओगे तो नेगेटिव साइड में मिड वैल्यू पे जाना पड़ेगा। तो 0 से -15 की नेगेटिव साइड होगा, मतलब कितना -7.5 से आप स्टार्ट करेंगे जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। तो वहां से आपकी जो कहानी है वो शुरू होनी चाहिए और कंटिन्यू होते होते पॉइंट्स को मार्क करने के बाद खत्म कहां होनी चाहिए, आपकी लास्ट वैल्यू जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 90 थी, उससे एक आगे नेक्स्ट इंटरवल होगा 90 से 105, तो उसके बीच में, तो यहां पे अगर 105 आ रहा है उदाहरण के तौर पे, तो उनके बीच में आप इन दोनों को समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर से कंफ्यूज ना हो, पहले एक सेक्शन को खत्म कर लें, उसके पॉइंट्स को मार्क कर लें, उन्हें ज्वाइन कर लें और उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समाप्त करने के पश्चात ही आप दूसरे वाले की तरफ आगे बढ़े। अब जब आप सवाल को देखेंगे वहां पे कुछ और भी पूछ रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको थोड़े से ऑब्जर्वेशन भी लिखने, आप तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने हैं 67.5 है ऑन एन एवरेज, और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 40 हैं, कौन से
सेक्शन बी के। तो सेक्शन बी के 40 बच्चों के 67.5 आए हैं, मतलब काफी अच्छे मार्क्स हैं। आप ये भी लिख सकते हैं एज कंपेयर टू सेक्शन ए जहां पे 35 बच्चों के ही 67.5 आए हैं। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है, कहा जाए 90 में से तो कि 67.5 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, 40 बच्चों के आ रहे हैं और दूसरे सेक्शन में 35 के आ रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो बी का परफॉर्मेंस ए से बेटर है। तो आप वो भी लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ क्लास बी इज बेटर देन क्लास ए इफ इट कम्स टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा समाप्त और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 10 है आपका कि आपको मीन दिया गया है 50, ठीक है, और आपको एक्स और फ्रीक्वेंसी दी है। आपको बताना है जो ये वैल्यूज हैं कौन सी, ए वैल्यू आपको निकालनी है और फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर ऐसा कुछ डेटा है तो मीन निकालने का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या ये समझ में आया? किसका फॉर्मूला है ये मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक्स आई है, ये आपका एफ आई है, निकालिए एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा सर? 10 × 17 हो जाएगा 170, बिल्कुल ठीक। 5a + 3 को 30 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं साइड में यहां करके दिखा देता हूं कि 5a + 3 को आप जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 × 5 करने पे आएगा 150, तो 150a प्लस कितना 90 होना चाहिए यहां पे, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट 50 × 32 करना है, कितना होगा? 32 × 5 करके एक जीरो लगा दीजिए, बहुत सिंपल है। 5 2 = 10 और 5 3 = 15, 1 16, कितना होगा? 1600 आना चाहिए। कोई समस्या नहीं सर। अब नेक्स्ट है 7a - 11 × 70, 7a - 11 × 70 करिए मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 70 × 7 करेंगे तो आएगा 490a - 770, काफी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं पर कैलकुलेशन उतने इजी हो जाएंगे। लास्ट है 19 × 90, तो 19 × 90 भी करना पड़ेगा, तो 19 × 9 कर रहा हूं मैं और एक जीरो फिट कर दूंगा यदि कोई समस्या नहीं है तो। 9 9 = 81, 1 यहाँ A2 पर, 9 1 = 9 और 8 जोड़ना है, मतलब 17 आना चाहिए, है कि नहीं? 1710 आएगा इसका वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना, मतलब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 170, 90, 1600 और 770, लेकिन ये माइनस है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और लास्ट में आएगा 1710। तो पहले ऐड कर लेते हैं फिर माइनस करेंगे। तो अब यहां पे आप देखिए ध्यान से, 9 और 1 10, 7 हो जाएगा, ये 17, ठीक है। इधर पे 6 और 1 7, 7 7 14, 1 15, 3570 आ रहा है टोटल। माइनस करना पड़ेगा इसमें से ये 770 क्योंकि नेगेटिव है, तो आपको बचना चाहिए 2800। तो ये तो हो गया नंबर्स का एडिशन। अब वेरिएबल है 490 और 150, ऐड करो तो प्लस होगा 490 + 150, मतलब 9 और 5 हो गया 14, 4 और 1 5 और 1 6, तो 640a होना चाहिए हमारा टोटल एडिशन। तो क्या होगा हमारा सिग्मा एफ आई? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आ रहा है, अगर मैं ऊपर लिख दूं तो आ रहा है 2800 प्लस कितना था 640a इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 490 से 590, 590 + 50 नीचे आएगा सिग्मा एफ आई। वो निकालने का तरीका क्या है? इन सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं दिया है। तो 17, 32, 19 को आप पहले ऐड करेंगे और ये 3 को ऐड करेंगे और 11 को माइनस करेंगे, तो 17 और 3 हो गया कितना 20, 20 और ये 32, तो 20, 32 और 19 को जोड़िए, कितना हो जाएगा सर? 9 और 2 11, बिल्कुल ठीक। 3 2 5 6 7 71, -11 करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है वो, ध्यान से देखिए -11, तो उस -11 को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को हम अलग से ऐड कर देंगे। तो -11 को जब आप एडजस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? इसमें से 11 माइनस करेंगे तो 60 बचना चाहिए। यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा एफ आई की वैल्यू होगी 60 प्लस कितनी
5 और 7, 7 5 हो गया 12a, तो प्लस 12a, और ये किसके बराबर है सवाल के हिसाब से, ये है 50 के बराबर। एज सिंपल एज दैट। का ये समझ में आया? यस सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ सर। तो यहां पे मैं एक लकी ड्रॉ करता हूं कि 2800 प्लस 640a हो जाएगा 50 इंटू 60 प्लस 12a के बराबर। बिल्कुल ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो 2800 प्लस 640a शुड बी इक्वल टू 3000 प्लस 12 5 60a होना चाहिए। 60 तो 12 5 और एक और 0 है 50 है वो, तो 600a। अब एक जैसे वैल्यूज को एक तरफ, तो 640a माइनस हो जाएगा 600a, एक तरफ आ गए वेरिएबल्स, नंबर्स पूरे इस तरफ, तो 3000 में से 2800 हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां पे क्या था प्लस था, वहां जाएगा तो माइनस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलेगा 40 है, उधर पे आपको मिलेगा 200, तो ए की वैल्यू कितनी, तो 200 बटे 40 मतलब 5 आनी चाहिए। जैसे ही मुझे ए की वैल्यू मिलेगी, मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 एंड 70। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 है 5a प्लस 3, तो 30 की फ्रीक्वेंसी आएगी 5a प्लस 3, मतलब 5 इंटू 5 प्लस 3। बोर्ड मास का और गणित का नियम, पहले गुणा फिर एडिशन, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 प्लस 3 हो जाएगा कितना, 28 आना चाहिए मेरा आंसर। 70 जो है उसमें आना चाहिए 7a माइनस 7, मतलब 7 इंटू 5 माइनस 11, तो 7 5 होता है 35, माइनस कर दोगे 11, तो आपका आंसर आना चाहिए 24। तो 30 वाले के लिए फ्रीक्वेंसी है 28, 70 वाले के लिए फ्रीक्वेंसी है 24। एक स्पेशल आपसे अनुरोध है, कृपया यहां 5 के बाद सवाल को छोड़ न दें, पूरा सवाल पढ़ें और पूरा सॉल्व करें, अन्यथा आपके विद्यालय के गुरुवर आपके मार्क्स में थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल वाजिब सा है कि सवाल में साफ साफ दिया है कि आपको 30 और 70 की फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, तो वो निकालेंगे तभी आपका काम होगा। चलिए, ये सवाल होता है हमारा यहाँ पे सॉल्व, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 11 है कि मीन मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इज 70 एंड 73। क्या बोल रहा है, महिलाओं मतलब एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स के बीच में यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। बॉयज को मिले कितने मार्क्स, तो बॉयज को मिले 70 एवरेज, गर्ल्स को मिले 71। ये क्या है, आपका मीन है। मीन को हम सामान्य भाषा में एवरेज भी बोलते हैं। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इन द एग्जामिनेशन 71, इन दोनों को मिला के टोटल में है 71 आपका मीन, ठीक है। आपको बताना है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आपको रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताना, नंबर नहीं बताना, खाली रेशियो बताना है। तो मान लीजिए बॉयज हैं ए, गर्ल्स हैं बी, तो टोटल कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंबाइंड मीन। कुछ इस तरीके समझिए कि इसका मीन मिला के मिक्स करके वो वैल्यू आ रहा है। अब समस्या यहां पे ये है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर ये मीन है और ये है हमारा नंबर, तो क्या आप मुझे इनका सम बता सकते हैं? जी सर। तो सम ऑफ बॉयज क्या होगा, 70a, बिल्कुल ठीक। सम ऑफ गर्ल्स क्या होगा सर, 71b, ठीक है। उन दोनों का टोटल मिला के जो सम आएगा क्या इनके बराबर आना चाहिए? बिल्कुल सर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 70a प्लस 71b होना चाहिए, दोनों का कंबाइंड सम। सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि बॉयज और गर्ल्स मिला के तो क्लास बन रही है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, शुड बी इक्वल टू मीन, ठीक है। अब इस a प्लस बी को मैं वहां भेज रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 70a प्लस 71b, सॉरी 73 है ना, आई एम वेरी सॉरी, मैं वही सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। तो ये 73 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेज करके 73b, और यहां पे भी मिलेगा आपको 73b। चलिए,
तो यहाँ पे हमने हमारे छोटे से एरर को देख लिया, एकदम ध्यान से 73 बना दिया है बी, क्योंकि गर्ल्स का एवरेज 73 है। तो 70A प्लस 73B शुड बी इक्वल टू, मतलब सम शुड बी इक्वल टू कितना सर, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे आ जाएगा 71A प्लस 71B। तो A प्लस बी जब वहां पे मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा 71, तो A से भी और B से भी। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक जैसी दिखने वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। तो 73B आ गया इस तरफ, 71 साथ में अब क्या आएगा, माइनस हो जाएगा 71B, ठीक है। उस तरफ आ जाएगा 71A माइनस 70A। अब जरा यहां ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पे, जरा 73 माइनस 71 करने पे कितना आएगा सर, 2B, ठीक है। और 71 माइनस 70 करने पे कितना आएगा, 1, तो खाली A लिख दिया, ठीक है। अब जब आप इसको B अपॉन A, क्या करें, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज को रखना है न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ गर्ल्स को रखना है डिनोमिनेटर में। तो ये B को हम वहां भेज देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2B इक्वल्स टू 1 है, तो 2 अपॉन 1 शुड बी इक्वल्स टू A अपॉन B। कुछ इस तरीके से होगा, यस सर। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने, तो A क्या था, A था नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज इस टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना होगा, कितना होगा, 2:1। अब आपको सोचने वाली बात यह है, जो आपको आपका अगर आंसर वेरीफाई करना, जरा दिमाग से सोचिए कि बॉयज का एवरेज है 70, गर्ल्स का एवरेज है 73, किसका एवरेज ज्यादा है, गर्ल्स का। तो यदि गर्ल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती, क्लास में गर्ल्स की संख्या ज्यादा होती, तो आपका एवरेज उनकी तरफ होता, मतलब 72.5, 72.1 ऐसा होता। परंतु एवरेज किसकी तरफ ज्यादा है, 71, मतलब बॉयज की तरफ ज्यादा, मतलब क्लियरली बॉयज का नंबर ज्यादा है क्लास में। तो ये थोड़ा सा हमने लॉजिक भी देख लिया बिहाइंड आवर आंसर, कि अगर संख्या बराबर होती तो बीच में आता। अब जिसकी संख्या ज्यादा है थोड़ा उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो 70 और 73 के बीच में मीन किसकी तरफ है, थोड़ा 70 की तरफ है। 71 किसके ज्यादा पास है, 70 के पास है, तो उसके पास ज्यादा, क्योंकि बॉयज की संख्या ज्यादा है, और संख्या ज्यादा होने की वजह से एवरेज का जो वेटेज है वो उनकी तरफ ज्यादा हो गया है। इसी बेसिस पे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, वेटेज एवरेज, वो आप आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल तो हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यह सवाल होता है हमारा यहीं पे समाप्त, एंड हम मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 12 है, 25 पेशेंट्स का उन्होंने ब्लड शुगर लेवल चेक किया है, बिल्कुल ठीक है, और आपको उसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। अब मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर, मोड तो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो हमें थोड़ा फ्रीक्वेंसी पे यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या हमारी फ्रीक्वेंसीज कुछ हो रही है। तो वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूं, सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो है 65, ठीक है। उससे छोटा कुछ है क्या, नहीं सर। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, मैं अपने नंबर्स लिख लेता हूं कि मुझे 65 दिख रहा है, 67 दिख रहा है, 68 है, और कुछ है 69 भी है यहां पे, ठीक है, 70 है, जी हां, 71 बिल्कुल है, 71 भी है, 72 नहीं दिख रहा है आपको, 77 दिख रहा है जो मुझे अगली वैल्यू, नहीं 73 दिख रहा है, सॉरी। तो 73, 77 भी है, 78 भी है, और क्या है साथ में, 75 भी है। तो 77 से पहले कौन आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो 75, 77, 78 और 80s में कोई वैल्यू है कि यहाँ पे 83 कहीं दिख रहा है कि नहीं, सीधा 81 दिख रहा है। तो 81 और 80 भी है, तो 80, 81 एंड 85। चलिए अब मैं इनको प्रेजेंट कर लेता हूं, कुछ अगर मिसिंग होगा नंबर तो मैं तुरंत लिख लूंगा। तो 87, 71, अब देखिए हम 87 हमने नहीं लिखा था, वो यहां पे है, तो 87 की फ्रीक्वेंसी हम कहां लिखेंगे, मैं यहीं बाजू में लिख देता हूं कि 87 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, फिर हम नया बना लेंगे। तो 87 कितनी बार है, तो 87 है एक बार, चलिए 71 है एक बार, चलिए मार्क कर दिया। 83, 67, 83 भी है यहाँ पे, तो 83 भी मार्क कर देते हैं एक बार। 67 है यहाँ पे एक बार, मार्क कर दिया। 85 है एक बार, चलिए 77 है एक बार, हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, चलिए 69, 76, 69 ये रहा, 76 हमने नहीं लिखा तो वो भी हम लिख लेते हैं कि 76 है एक बार, काफी वैल्यूज है। 65 और 85, 65 हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है क्या, हाँ है, 85 मेंशन्ड है, हाँ दो बार आ गया। चलिए 85, 54, 85 एक और बार,
54 भी है एक वैल्यू, तो उसको भी लिख लेते हैं एक बार। 54 आ रहा है। 70 एंड 68 70 ये रहा, 68 ये रहा, 80 एंड 73 तो 80 ये रहा, 73 ये रहा, 78 68 78 इधर, 68 हमने ऊपर कहीं लिखा है, जी हाँ बिल्कुल, ये सारी वैल्यूज में 85 73 85 इधर, 73 इधर, 81 78 81 इधर और 78 है इधर पे। चलिए फिर 81 और 77, 81 एक और बार, ठीक है, 77 इधर पे दो बार और लास्ट में 75। चलिए कितने थे? 25 थे। तो एक बार हम दोबारा इस टेबल को बना लेते हैं अच्छे से ताकि सारी वैल्यूज आ जाएं। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 54 से एक, देन 65 है एक बार, ठीक है, 67 है एक बार, चलिए 68 है एक बार, 69 है एक बार, 70 है एक बार, 71 है एक बार, 73 है दो बार, ठीक है, 75 है एक बार एंड देन 76 है एक बार। और हम इस टेबल को बना रहे हैं क्योंकि हमें ये मीन के साथ साथ मीडियन निकालने भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमें वैसे भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा। तो 76 एक बार, 77 दो बार, 78 कितने बार है? 78 है दो बार, ठीक है। चलिए 80 है एक बार। अब जरा यहां पे देखना कुछ वैल्यू जो मिस हुई थी। 81 है दो बार, 83 हमने जो मिस किया था वो हम लिख देते 83 एक बार, 87 85 के बाद आएगा तो 85 है चार बार और 87 कितने बार है? 87 है एक बार। चलिए ये सारा हो गया। चेक कर लीजिए आपका आंसर 25 आ रहा है कि नहीं, एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। ऐड करके देखिए 75 आ रहा है कि मैं भी कर लेता हूं एक बार वेरीफाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 आ रहा है। एक बार दोबारा गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 25 24। चेक कर लेते एक बार सारी वैल्यूज हैं कि नहीं है। फिर से देखिए इस तरह से वैल्यूज मिस होती तो दोबारा वेरीफाई कर ले, कृपया आगे न बढ़े उसके पहले। 87 71 तो 87 पे एक, 71 पे एक, ठीक है। 83 67 83 पे एक, 67 पे एक, ठीक है। 85 एक बार, मैं 85 को गिनूं की बड़ी वैल्यू है, 1 2 3 4 बार दिख रहा है मुझे 85, पांचवी बार दिख रहा है कि आपको? नहीं, हम सिस्टमैटिक वे में जाते हैं। चलिए 85 हमने एक बार कर लिया। 77 69 77 कहां पे? एक बार ये रहा, 69 एक बार, ठीक है। चलिए 76 65 76 एक बार, 65 एक बार, ठीक है। 85 दूसरी बार आ रहा है अब तक, तो 85 हमने दो बार बना दिया, जी हाँ। 85 तीसरी बार बना दिया है। 54 एक बार, यस। 70 एक बार, यस। 68 एक बार, यस। 80 एक बार, यस। 73 एक बार, 73 देखिए हाँ एक बार आ गया है, मतलब कुल मिला के 73 दो बार आना चाहिए, हाँ है दो बार, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 73 एक बार हो गया है। 78 एक बार, बिल्कुल ठीक। 68 कितनी बार है? देखिए 68 दो बार है, हमने एक ही बार ड्रॉ किया था, यहां हमसे एक मिस हो गया था। चलिए तो हमारा डेटा वेरीफाई हो गया। गलती हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार दोबारा 2 मिनट में फटाफट वेरीफाई कर लें, डेटा आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसे यहाँ पे अब मुझे मिल गया ना, गलती हो सकती है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐड करके अब तो 25 आएगा। अब हम निकालते हैं पहले इजी वाले। तो मोड क्या होगा सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए सर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसे हम मोड कहते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 4 किसकी? 85 की, तो मोड होगा 85 mg पर dl जो कि यूनिट है, और आप ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी लिख दो 4 बार, ठीक है। अब मुझे मीडियन बता दीजिए। तो सर कितनी वैल्यू है? तो गुरुजी 25 वैल्यू है, मतलब ऑड है, तो नंबर ऑफ कितनी है? तो ऑब्जर्वेशंस है 25, मतलब ऑड। तो क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब यह निकलता है कि हम यूज करेंगे ऑड वाला फॉर्मूला। तो ऑड वाला फॉर्मूला क्या कहलाता है कि 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कौन सी ऑब्जर्वेशन? 26 डिवाइड बाई 2, मतलब 13 तो ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगी। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 77 मतलब होनी चाहिए हमारी 13th ऑब्जर्वेशन। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 77 13th ऑब्जर्वेशन मतलब हमारा आंसर क्या होगा 77। एक बार आप नीचे से भी गिन लीजिए 13 आ रहा है कि नहीं। तो 1 और 4 हो गया 5, 1 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13th ऑब्जर्वेशन है 77। तो नीचे से ऊपर से एकदम बराबर आ रहा है। तो ये तो हमारे जो जो इजी वाले थे वो तो हो गए। अब आते हैं हम किस पे, मीडियन पे। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इन सबको ऐड करना पड़ेगा उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो ये होगा 54 65 67, ठीक है 68 इंटू 2 करना पड़ेगा बिकॉज दो फ्रीक्वेंसी हैं। तो 68 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 60 और 60 120 और 16, तो 136 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। यहां पे 69, यहां पे 70, यहां पे 71, 73 इंटू 2 करेंगे, 3 और 3 6, 7 और 7 14, तो 146, 75 एक बार, 76 एक बार, 77 दो बार है, मतलब क्या करेंगे ऐड करेंगे डबल, तो 7 का डबल 14 और एक वहां पे कैरी, तो 154 आना चाहिए। 78 है दो बार, तो 8 और 8 16, 7 और 7 14 और एक 15, तो 156 आना चाहिए। ठीक है, 80 है एक बार, 81 है दो बार, तो एक और एक 2, 8 और 8 16, बिल्कुल ठीक। 83 है एक बार, 85 है 4 बार, तो 85 को जब आप डबल करेंगे तो आएगा 170, 5 और 5 10, 8 और 8 16, एक कैरी होगा। 170 को भी डबल कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 340 आना चाहिए मेरे हिसाब से। और लास्ट में है 87 एक बार। चलिए अब इनको ऐड करना है, थोड़ी सी मेहनत है पर करनी तो पड़ेगी। मैं पहले जो सिंगल डिजिट्स हैं उनको ऐड करूंगा, मतलब डबल डिजिट्स को, 60 54 65 67 एंड 69, इन चारों को ऐड कर लेते हैं। 60s वालों को ऐड करने में इजी पड़ेगा। तो 5 और 4 9 9 9 18 18 और 7 हो जाता है कितना, 25, तो 5 यहां 2 ऊपर। अब 6 6 12 6 18 6 24 1 25, तो 255 एक वैल्यू ये आ गई, या साइड में लिख देता हूं 255। ठीक है, किस किस को ऐड कर लिया हमने, तो हमने आपके सामने इन चारों वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब 70 वाली वैल्यूज को ऐड कर लो, तो 70 71 75 एंड 76, ठीक है ना, चारों 70 वाली हो गई। 6 और 5 11 एक 12 और 7 4 28 और एक कैरी, तो कितना हो जाएगा 292 हो जाएगा इसका सम। तो 255 292 ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। तो 70 वाली भी सारी वैल्यूज हमने ऐड कर दी जिसमें सिर्फ 70s था। अब 80s वाली देख लो, तो 80s वाली 3 है, कौन कौन सी सर, 80 83 और 87, बिल्कुल ठीक। तो 80 83 87 जो 3 डिजिट पे उन्हें हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये कितना होगा, 7 और 3 10, 8 और 8 24 और एक 25, 250 250 होना चाहिए इसका। तो ये हो गया 250। तो अब तक हमारी काफी वैल्यूज ऐड हो गई हैं। अब फाइनली जो 3 डिजिट वाली है उनको ऐड कर देते हैं। तो 136 कितना, फिर 146, तो ये दोनों ऐड हो गई। ठीक है, फिर 154 को भी लगे हाथ ऐड कर ही देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। 154 156 एंड 162, और मैं 340 को छोड़ना क्योंकि वो इटसेल्फ एक बड़ी वैल्यू है, उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐड करो। 6 और 4 10, 6 और 6 12, 10 और 12 हो गया 22 और 2 हो जाएगा 24, तो 4 यहां 2 ऊपर। ठीक है, अब 5 और 5 10, 6 और 4 10 हो जाएगा 20, 20 और 3 2 5 25, तो 5 यहां 2 ऊपर, 2 3 4 5 6 7, तो 754 ये आ गया। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, 754, इन सबका एडिशन मिल गया। अब क्या करेंगे फर्दर, बाकी सबको भी ऐड कीजिए। तो अब इनको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो 255 292 देन 250 एंड एक जो हमने छोड़ दिया था बड़ा वैल्यू 340, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 और 2 11, तो एक यहां और एक ऊपर। 5 और 5 10, 5 और 4 9 और एक ऊपर वाला 10, 10 और 10 20 और 9 हो जाएगा 29, तो 9 यहां 2 ऊपर। 7 और 3 10, 2 12 2 14 2 16 2 18, कितने हो गया, 1891 आ रहा है इस पूरी मेहनत का फल। कितना आया टोटल सर, 1891, भूलना मत भाई साहब। तो मेरा सिग्मा FI/XI आया कितना, तो सिग्मा FI/XI आया 1891।
क्या मुझे कोई सिग्मा एफ आई बता सकता है? तो सिग्मा एफ आई है हमारा 25, को कितनी ऑब्जर्वेशन है? 25 ऑब्जर्वेशन है। अब इनको क्या करना है? सिर्फ डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 75 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 64 एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने पूरा डिवाइड करके देखा नहीं है। तो अब समय थोड़ा हमारे पास कम है, इनको डिवाइड करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, तो थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए मैंने इतनी मेहनत कर दी, एक छोटा सा होमवर्क आपको करना है कि डिवाइड करके बताना आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आ रहा है या कम या ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल 75.6 समथिंग आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, 75 तो पक्का है, पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वो आपको एवेलुएट करना है। ये होता है हमारा यहाँ पे सवाल समाप्त। तो मैं स्क्रीन करने से पहले क्लियर एक छोटा सा रिव्यू दे दूं हमने क्या किया है सवाल में। तो हमने पहले डेटा को अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर, जिससे हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर मिल गया जो हमारा मोड हो गया। फिर हमने मीडियन निकाल दिया यूजिंग मीडियन का फॉर्मूला, और क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो आसान हो गया, इसलिए हमारा मीडियन आया 77। यूनिट का ध्यान रखना है, हमेशा लिख देना क्योंकि सवाल में गिवन है अच्छे से। तो mg पर dl लिखेंगे आप यहाँ पे यूनिट, और यहाँ पे भी होगी mg पर dl एज योर यूनिट। ये समझ में आया? यस सर। तो मीडियन निकालने के बाद फिर आपने सारी वैल्यूज को ऐड किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, फिर उनको ऐड करके आपने फाइनली आपका मीन निकाला। तो इसी के साथ स्क्रीन को करते हैं हम साफ और हम बढ़ते हैं अग्रसर, जहां पे बहुत ही अत्यंत ही खुशी के साथ हमें कह रहे हैं कि हमारी एक्सरसाइज और इस टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स होते हैं समाप्त, लेकिन आपके लिए पढ़ने की जो उम्मीदें हैं, पढ़ने के जो चांसेस है वो समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बल्कि अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे आप सारे क्लासेस का कंटेंट अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एग्जाम्पलर पढ़नी है तो यहाँ एग्जाम्पलर के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको कुछ इस तरीके से सारी क्लासेस की सब्जेक्ट की, मैथ्स और साइंस दोनों की एग्जाम्पलर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। अब आप इन एग्जाम्पलर्स को आराम से पढ़िए, आपके हिसाब से वीडियोस को वॉच कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 9 के एग्जाम्पलर देखनी है, टैप कीजिए वॉच नाउ पे, कुछ इस तरह से आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ चैप्टर के अंदर भी आपको हम एक्सरसाइज वाइज वीडियो का बाइफरकेशन देते हैं ताकि आप अपने हिसाब से प्लान करके अपनी स्टडीज पे फोकस कर सके। फॉर एग्जांपल जब आप क्लास चैप्टर 1 के फर्स्ट वीडियो खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखता हूं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से पहले के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए। तो खाली सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं हो रहा है हमारे पास, हम आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट रिव्यू भी प्रोवाइड कराते हैं, नॉट ओनली डायरेक्टली सॉल्यूशन। ठीक है, ताकि आप अच्छे से स्मूथली ब्रशअप कर लें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को एंड आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी के साथ ये जानकारी होती है समाप्त और हम आते हैं हमारे वीडियो के अंत में। इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने 14.4 एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके सारे सवालों को इसी स्क्रीन पे आपके सामने सॉल्व किया। आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। रेगुलरली पढ़ते रहिए, इसके आगे भी हम नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, नए नए सीरीज लाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आरडी शर्मा सीरीज आ रही है हमारी, या फिर हम हो सकता है इसी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको भी सॉल्व करने की ओर हम अग्रसर हैं, वो भी हम आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप रेगुलरली पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।